Hi guys, today's lecture we discussing about respiratory distress syndrome. ये respiratory distress syndrome क्या है? जो respiratory distress syndrome है, इसमें जो distress का meaning है difficulty obstruction. जब हम breathing लेते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी आना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आना, कठिनाई होना श्वास लेने में, उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब जो भी कठिनाई आ रही है ब्रीथिंग लेने में उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। उन सब सिम्टम्स को एक 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 करके क्या कहा है, सिंड्रोम। सो डेफिनेशन क्या है? द रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम that is IDS is a severe at a time life threatening progressive respiratory insufficiency which involves pulmonary tissue diffuse in all alveolar epithelium, alveolar lumina, interstitial tissue. ओके, सपोज अब क्या कहा है, सपोज एक एल्वियोला है और एक ब्लड कैपिलरी है। हमारा नॉर्मल एक्सचेंज कैसा होता है? जो CO2 होता है वो एल्वियोलाई के थ्रू एक्सेल हो जाता है, लेकिन जो O2 है जो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में आके सब बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हो गई नॉर्मल प्रोसेस। बट जब कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया की एंट्री लंग में होती है, तब यहाँ पे पस फॉर्म हो जाता है, कोई फ्लूइड फॉर्म हो जाता है। उस फ्लूइड फॉर्म होने की वजह से जो भी CO2 का एक्सेल होना, O2 का कैपिलरी में जाना, इस सब प्रोसेस यही की यही रह जाती है, कोई प्रोसेस नहीं होता। उसकी वजह से जो CO2 O2 का यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस IDS जैसी बीमारी हो जाती है। इनमें कौन कौन इन्वॉल्व? एक तो एल्वियोलर इपिथेलियम है, उसके बाद एल्वियोलर ल्यूमिना है और इंटरस्टिशियल टिश्यू और कैरेक्टरिस्टिक डिस्पोनिया और हाइपोक्सिया। डिस्निया मतलब क्या? डिस्निया मतलब अब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब हम जब सांस लेते हैं उसमें डिफ़िकल्टी आना, मतलब डिस्निया। उसके बाद हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना, मतलब जब हम ब्रीथिंग लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम हो जाना। उसके बहुत सारे टाइप है। एक तो फर्स्ट टाइप है हाइपोक्सिया टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, सेकेंड है एनेमिक टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, फिर है हिस्टोलाइटिक हाइपोक्सिया, उसके बाद है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। उसमें जो फर्स्ट है हाइपोक्सिया टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, उसमें क्या होता है, सब टिश्यू, सब ब्लड, सब एल्वियोला नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम सबसे पहली एंट्री जहाँ से, मतलब जब हम सांस लेते हैं वहाँ ही ऑक्सीजन कम हम लेते हैं, तभी बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है। उसके बाद है एनीमिया हाइपोक्सिया। उसमें क्या होता है, जो हम सांस में जो ऑक्सीजन की प्रमाण है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो ब्लड की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को और बॉडी में स्प्रेड करने का, वो कहीं तो कम पड़ जाता है। उसी तरह और हिस्टोलाइटिक और स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया भी इसी के टाइप आते हैं। उसमें भी ये फर्स्टली तो मेन इसका जो भी कॉज है वो है ऑक्सीजन का कम पड़ना। उसके बाद है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या लिखा है? एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, न्यूनेटल IDS और अडल्ट ARDS। कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन इन एल्वियोलाई टर्म हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज। मतलब नॉर्मली क्या होता है, ये एक हमारी एल्वियोला है। इस एल्वियोला में CO2 लॉन्ग थ्रू एक्सेल हो जाता है और जो O2 है वो कैपिलरी में आके बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये हो गई नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन जब CO2 को एक्सेल करना है तो हमारा जो लंग है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसी पोजीशन में आता है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो एल्वियोला है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो बाहर जाता है। ऑक्सीजन बाहर जाने के बाद जो एल्वियोला की साइज़ है ये एकदम से कम ना हो जाए, बिकॉज एकदम से कम हो जाएगी तो फिर एक्सपैंड के रिलैक्स होने के प्रोसेस को बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या है? सरफेक्टेंट एक प्रोटीन लिपिड
फ्लूइड है जो एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। एल्वियोलाई अगर CO2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे कोई गैस नहीं बचेगी, सो तब ये कोलैप्स हो सकती है। उस टाइम जो सर्फेक्टेंट है वह एल्वियोलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। उसी तरह जब सर्फेक्टेंट की लेवल एल्वियोलाई में एकदम करेक्ट होगी तो कोई रिस्पायरेटरी डिसीज़ नहीं होगी, लेकिन जब एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट की लेवल कम हो जाएगी तो RDS जैसी बीमारी हो सकती है। अब ये किन किन में कम हो जाती है, तो जो सर्फेक्टेंट का अगर कम हो जाएगा अमाउंट, तो जब चाइल्ड में होता है उसको हम नियोनेटल RDS कहते हैं, और अगर अडल्ट में हो तो अडल्ट ARDS कहते हैं। ये सर्फेक्टेंट लेयर अगर कम हो जाए तो यहाँ पे एक पस फॉर्म हो जाता है या फिर कोई मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन। सो इस डिसीज़ को नाम भी दिया गया है हाइलाइन मेम्ब्रेन एंड डिसीज, HMD. Okay, clinical feature and consequence. These are as under: neonatal RDS and adult RDS. Neonatal RDS occur in newborn infants. Begin with dyspnea, few hours birth, trachypnea, hypoxia, cyanosis, severe death. अब ये अपना नियोनेटल, अब नाम में ही लिखा है, एक इनमें होता है, इन्फांट्स में होता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डिस्निया मतलब क्या? डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उन बच्चों में, जिन बच्चों में ये डिसीज़ होता है उनमें फर्स्ट टाइम ये क्या होता है, तो जो वो ब्रीथिंग करते हैं उनको वो तकलीफ़ आती है। तकलीफ़ क्यों आती है? बिकॉज जो सर्फेक्टेंट का अमाउंट था वो कम हो जाता है। कम होने के बाद जो भी एल्वियोलाई होता है वो कोलैप्स हो जाता है। मतलब अब सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या था? जो भी एल्वियोलाई का जो स्पेस था उसको बनाने रखने का, उनको एकदम से कम न होने देने का। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट की उनका अमाउंट कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये एल्वियोलाई, सपोज ये नॉर्मल एल्वियोल है और जो एबनॉर्मल एल्वियोल वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा, ये सब स्मॉल स्पेस हो जाएगा श्रिंक होने की वजह से। और जो भी CO2 और O2 का अमाउंट है वह कम हो जाएगा। फिर कम होने की वजह से जो भी ये बच्चा है वो जब श्वास लेगा उसे दिक्कत आएगी, वो बड़े बड़े से श्वास लेगा और उसको डिफ़िकल्टी आएगी। इसीलिए कहा है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? डिस्निया। और डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। फ्यू आवर्स बर्थ, ट्रैकिपनिया मतलब क्या? वो जो भी हार्ट रेट है वो बढ़ जाना। और हाइपोक्सिया मतलब जो ऑक्सीजन की लेवल है, बिकॉज उसको पहले ही दिक्कत आ रही थी श्वास लेने में, सो वो श्वास कम ही लेगा और उसमें जो भी ऑक्सीजन का अमाउंट है वो भी कम होगा। जो ऑक्सीजन का अमाउंट है ब्लड बॉडी में जितना रिक्वायर है उतना सब बॉडी में, सब बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यू को सप्लाई नहीं होता, इसीलिए हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन आती है। उसके बाद है साइनोसिस मतलब क्या? ब्लूइश कलर इन म्यूकस मेम्ब्रेन लिप्स, ब्लूइश कलर आता है, उसको हम कहते हैं साइनोसिस। अगर हमने जल्दी से जल्दी कोई ट्रीटमेंट नहीं ली या फिर डॉक्टर के पास न जाने की वजह से सीवियर होके डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है अडल्ट ARDS। अडल्ट ARDS क्या है? शॉक लंग सिंड्रोम, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, acute lung injury, post traumatic respiratory lung disease, first seen in World War II। अडल्ट में क्या होता है, तो जो भी हमारी एल्वियोला मेम्ब्रेन थी ऑलरेडी सर्फेक्टेंट का जो अमाउंट था वो कम हो जाता है। सर्फेक्टेंट का अमाउंट कम होने की वजह से ये जो भी ये एल्वियोलाई था वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने की वजह से जो एयर स्पेस था, जो भी एयर थी वो कम हो जाती है। वो कम होने की वजह से उसको डिफ़िकल्टी, जो एल्वियोलर की लेयर थी वो डैमेज हो जाती है। उसको डैमेज होने की वजह से जो लंग को इंजुरी आती है। ओके, सो क्या क्या लिखा है? शॉक लंग सिंड्रोम, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, एक्यूट लंग इंजुरी, पोस्ट ट्रॉमेटिक रिस्पायरेटरी लंग डिसीज और फर्स्ट सीन इन वर्ल्ड वार II। उसके बाद है अडल्ट ARDS ऑल्सो प्रेजेंट क्लिनिकली बाय सडन। मतलब अब क्लिनिकली अडल्ट ARDS कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले है सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब जब हम कोई रिस्पायरेशन करने, ब्रीथिंग करने में अगर कोई डिफ़िकल्टी आई, उसमें सीवियर डिफ़िकल्टी आई तो उसमें भी ये प्रेजेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टैकेफनिया और ट्रैकिकार्डिया। मतलब ट्रैकिकार्डिया मतलब क्या? हार्ट रेट जो भी नॉर्मल कितना है 60 to 80 उससे बढ़ जाना, मतलब
ट्रैकिकार्डिया, उसके बाद है सीवियर हाइपोक्सीमिया, उसके बाद साइनोसिस, ये सब हमने डिस्कस किया है। उसके बाद इटियोलॉजी क्या है इसकी, पहले हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या देखा कि ब्रीथिंग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब क्या है, वो एक रिस्पिरेटरी डिसीज़ है जिसमें जो पेशेंट है उसको ब्रीथिंग लेने में दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की लेवल है बॉडी में कम हो जाती है। ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और उस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम। फिर हमने उसके दो टाइप देखे, एक तो है नियोनेटल और एक है अडल्ट। नियोनेटल सिंड्रोम सबसे पहले हमको हाइपोक्सिया, साइनोसिस इन जैसे कंडीशन में दिखाई देते हैं, डिस्पनिया एक्सेट्रा। उसके बाद है अडल्ट आईडीएस। अडल्ट आईडीएस शॉक डिसीज सिंड्रोम में हमको दिखाई देते हैं, उनमें भी हमने साइनोसिस देखा, हाइपोक्सिया देखा एक्सेट्रा। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी में क्या है, नियोनेटल आईडीएस प्राइमरली इनिशिएटेड बाय हाइपोक्सिया ईदर शॉर्टली बिफोर बर्थ और इमीडिएटली आफ्टरवर्ड। अब ये नियोनेटल आईडीएस कब हो सकता है, उसकी शुरुआत है वो हाइपोक्सिया से हो सकती है। हाइपोक्सिया मतलब क्या, तो बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाना, उसका मतलब इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू और एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन। मतलब जो बॉडी को सपोज जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं पहुंचना, उसका मतलब हाइपोक्सिया। ओके, और ये कब हो सकता है, एक तो बर्थ के पहले भी हो सकता है और बर्थ के बाद भी हो सकता है। इट ऑकर्स प्रेटर्म इन्फेंट्स। प्रेटर्म इन्फेंट्स मतलब क्या, उनका जो 9 मंथ कंप्लीट होने के पहले ही उनकी जो इन्फेंट की बर्थ होती है उनमें ये दिखाई देता है। इन्फेंट बर्न टू डायबिटिक मदर, मतलब जो भी मदर है फिटस की, अगर वो डायबिटिक है उन इन्फेंट्स में भी ये दिखाई देता है। डिलीवरी बाय सीजन सेक्शंस, मतलब जो भी सीजर्स बेबीज होते हैं उनमें भी दिखाई देता है। बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया मतलब क्या, एस्पेक्सिया मतलब जो भी ऑक्सीजन लेवल जो भी सप्लाई था बॉडी को वो कम हो जाना। उसके बाद है डिप्रेशन इन रिस्पायरेशन, फाइनली कॉज नियोनेटल आईडीएस। ये सब किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन की लेवल अगर बॉडी में कम हो जाए तो नियोनेटल आईडीएस हो सकता है। मेन कॉज है हाइपोक्सिया। अब क्या है अडल्ट एआरडीएस। अडल्ट एआरडीएस में ऑकर फ्रॉम डायरेक्ट लंग इंजरी और इनडायरेक्ट लंग इंजरी। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, सपोज हम घर का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको कुछ चाहिए तो हम क्या कौन सी भी बात हो तो हम डायरेक्ट पापा को नहीं बोलेंगे, हम पहले मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी को बोलेंगे, फिर मम्मी पापा को बोलेंगे, मतलब ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। उसी तरह अगर और मतलब मम्मी एक एक रास्ता हुई जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का। उसी तरह सपोज इसमें लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लंग इंजरी और इनडायरेक्ट लंग इंजरी। इनडायरेक्ट लंग इंजरी शॉक ड्यू टू सेप्सिस, बर्न ट्रोमा, नार्कोटिक ओवरडोसेस, पैंक्रेटाइटिस, फैट एम्बोलिज्म और रेडिएशंस। मतलब सपोज बॉडी में ऑलरेडी कोई डिसीज़ हो गई है, ऑलरेडी कोई इन्फ्लामेशन है, उसके थ्रू वो ये आईडीएस होना मतलब इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मतलब बॉडी में कौन सा भी इन्फेक्शन नहीं है, अब डायरेक्ट जो भी इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट बॉडी में जाके जो इन्फेक्शन होगा उसको हम कहेंगे डायरेक्ट लंग इंजरी। इनडायरेक्ट लंग इंजरी में क्या है, पहले से पैंक्रेटाइटिस मतलब पैंक्रियास को इन्फ्लामेशन हुआ है, उस इन्फ्लामेशन के थ्रू जो वो भी अब डिसीज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे, एआरडीएस। उसके बाद डायरेक्ट लंग इंजरी, डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फेक्शन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, इरिटेंट, स्मोक, वार गैसेस और CO2। अब डायरेक्ट कैसे, जो स्मोकर्स है जो स्मोक करेंगे उसकी वजह से वो डायरेक्ट जाएगा, उसमें कोई भी पहले से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, पहले से कोई एम्बोलिज्म नहीं होंगे, डायरेक्ट जाएगा वो स्मोक के थ्रू, गैसेस के थ्रू। इसके हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लंग इंजरी। और इनडायरेक्ट में ऑलरेडी कोई इन्फ्लामेशन है और कौन सा ड्रग ओवरडोज हो चुका है उसकी वजह से, या फिर एम्बोलिज्म मतलब एक सॉलिड जैसा पार्ट का फॉर्मेशन होना, उसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं, और रेडिएशन के थ्रू। उसके बाद है
पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में क्या है देखेंगे, इन बोथ नियोनाइटल आइडियस और अडल्ट आइडियस देयर इज डैमेज एल्वियोलो कैपिलरी वाल, पैथोलॉजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन। हमने ये सब देखा है, जो भी ये एल्वियोलाई और कैपिलरी है, जो एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन वाले क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और जो भी यहाँ क्या फॉर्म हो जाता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन। ये सब हमने देखा है, सिर्फ यही यहाँ पर लिख के आना, क्या लिख के आना, इन बोथ न्यूनेटल आइडियस अडल्ट एआरडीएस देयर इज अ डैमेज एल्वियोलो कैपिलरी वॉल, पैथोलॉजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन। पैथोजेनेसिस दो है, एक तो नियोनाइटल आइडियस और एक है अडल्ट एआरडीएस। नियोनाइटल आइडियस में क्या है, आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था कि जो भी एल्वियोलाई में सरफेक्टेंट की लेयर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो भी लंग है वो श्रिंक हो जाता है। लंग श्रिंक होने की वजह से जो ऑक्सीजन और CO2 का अमाउंट है कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो भी हम रिस्पायरेशन करते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, और जो भी हमारे रेट थे वो कम हो जाते हैं। ओके, अब जो सरफेक्टेंट है वो कम होने की वजह से अब यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सरफेक्टेंट बॉडी में ज़्यादा होगा तो सरफेस टेंशन बॉडी में कम होगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो एल्वियोलाई को कोलैप्स कर देता है। लेकिन अगर सरफेक्टेंट प्रेजेंट है तो वो सरफेस टेंशन चुप बैठेगा। सपोज सरफेक्टेंट है, एक पापा है और सरफेस टेंशन एक बेटा है। सपोज अगर घर में पापा प्रेजेंट है तो बेटा चुप बैठेगा, वो कोई बदमाशी नहीं करेंगे। अगर पापा ऑफिस चले गए तो ये सरफेस टेंशन घर में ये बहुत मस्ती करेगा। उसी तरह पता चला आपको रिलेशन। उसी तरह अगर बॉडी में सरफेक्टेंट प्रेजेंट होगा तो जो सरफेस टेंशन है वो एल्वियोलाई का कोई कोलैप्स नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठेगा। लेकिन अगर सरफेक्टेंट कम हुआ या फिर सरफेक्टेंट बॉडी में प्रेजेंट नहीं हुआ तो जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाएगा और अपना जो एल्वियोलाई उसको कोलैप्स कर देगा। ओके, देखते क्या होता है। नियोनाइटल आइडियस डिक्रीज एल्वियोलर सरफेक्टेंट। जो सरफेक्टेंट है वो एक क्या है, सरफेक्टेंट आपको मैंने बताया एक फॉस्फोलिपोप्रोटीन है। ये कौन सिंथेसाइज करता है, एक एल्वियोलर और का जो एल्वियोलर है टाइप 2 वो सिंथेसाइज करता है। ओके, उसके बाद क्या है, डिक्रीज एल्वियोलर सरफेक्टेंट इंक्रीज एल्वियोलर सरफेस टेंशन। उसकी वजह से क्या होता है, एटलेक्टेसिस। ओके, एटलेक्टेसिस मतलब क्या, जो भी सरफेक्टेंट की लेयर वो कम होने के बाद जो सरफेस टेंशन की लेयर बढ़ जाती है, उसके वजह से एल्वियोलाई में जो प्रेशर पैदा हो जाता है, एल्वियोलाई में जो श्रिंक आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एटलेक्टेसिस। और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन। मैंने अभी बताया कि जो CO2 और O2 का लेवल कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एल्वियोलाई क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, तो उसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन आता है। हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से वहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन की वजह से पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन आता है। पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन दो टाइप में आता है, एक तो इस्चेमिक डैमेज और एक तो है एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इस्चेमिया मतलब क्या, ब्लड सप्लाई कम होना। इस्चेमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम होना, किसको, कैपिलरी को, एंडोथेलियल सेल को। और कैपिलरी और एंडोथेलियल सेल को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। उसके बाद है एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज फाइब्रिनोजन टू फैब्रिन दैट फॉर्म द हाइलाइन मेम्ब्रेन। हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। और हमने देखा हाइलाइन मेम्ब्रेन कहाँ पे फॉर्म हो जाती है, जो CO2 और O2 का जो कैपिलरी और एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो रहा था वहाँ पस की जगह वहाँ पे पस जैसा फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलाइन मेम्ब्रेन। हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म होने की वजह से एक तो डेथ हो सकती है, एक तो रिसोल्यूशन हो सकता है। रिसोल्यूशन मतलब क्या, रिकवरी हो, मतलब हमने अगर डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाए तो वहाँ रिकवरी भी हो सकती है, और अदर भी है उसमें। उसके बाद है अडल्ट एआरडीएस। अडल्ट में क्या होता है, अडल्ट में एक तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इनमें कोई तो बैलेंस आता है, या फिर जो भी प्रोलाइफरेटिव एंजाइम्स है उनमें कुछ तो इम्बैलेंस आता है। सो पहले हम देखेंगे इम्बैलेंस बिटवीन प्रो इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस एक्टिवेट द IL-8 IL-1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF
Macrophages inhibitory factor which increase the entry of PMNS, release proteolytic enzymes, that is proteases, PAF, oxidants, leukotrienes, that increase the vascular permeability, that form the hyaline membrane. क्या फॉर्म करते हैं? हाइलाइन मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं. ओके. और सेकेंड जो भी कॉज है वो है फाइब्रिनोजेनिक साइटोकाइनेज, फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलाइफरेशन, कोलेजन, that form the hyaline membrane, consequence stiff lung and death. मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स था उनमें जो भी बैलेंस है वो क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है. मतलब कोई एक तो प्रो इन्फ्लामेटरी ज़्यादा हो जाता है या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेज वो ज़्यादा हो जाता है. उसकी वजह से कुछ एंजाइम से वो एक्टिवेट हो जाते हैं. वो है IL-8, IL-1, ट्यूमर नर्वस फैक्टर, माइक्रोफेज इनिबिटरी फैक्टर वो हो जाते हैं. उनके बाद जो एंट्री थी PMNS की वो बढ़ जाती है. उसकी वजह से जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है, दैट इज प्रोटीएज, ऑक्सीडेंट्स, वो रिलीज हो जाते हैं. उनकी वजह से जो वैस्कुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. उनकी इंक्रीज होने की वजह से हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाते हैं. और हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म होने की वजह से जो लंग है वो स्टिफ हो जाता है. स्टिफ लंग का मतलब क्या है, लंग को एक कोटिंग आ जाती है हाइलाइन मेम्ब्रेन की. और उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट का अमाउंट था वो कम हो जाता है. और सर्फेक्टेंट का अमाउंट कम होने की वजह से लंग क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है. ओके. उसको कहते हैं स्टीफ लंग. और सीवियर हो तो डेथ भी हो सकती है. अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में हम रिकवरी में देखेंगे. माइल्ड केस ऑफ नियोनेटल IDS कवर विथ एडेक्वेट ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर मेथड. अगर हम नियोनेटल में देखेंगे तो अगर जब कोई सीरियस केस नहीं है, कोई माइल्डर केस है, तो उसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं. इन अडल्ट IDS कंट्रोल बाय हाइलाइन मेम्ब्रेन इज लिक्विफाइड बाय न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस एंड thus absorbs and the cell debris in alveolar lumina are क्लियर एंड रिस्टोर द नॉर्मल एरेशन ऑफ एल्वियोलाई. मतलब जो भी अडल्ट ARDS था उनमें क्या हो सकता है, जो हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हुई थी, जो एल्वियोलर कैपिलरी के बीच में जो हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म हुई थी वो लिक्विफाई हो सकती है. किन के थ्रू, जो न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज, जो फैगोसाइटोसिस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो उनको क्या करते हो, उस मेम्ब्रेन को एब्जॉर्ब कर देते हैं. और जो सेल डेब्रिस थी वो क्या हो जाती, क्लियर हो जाती है. और क्लियर होने की वजह से हमारा जो लंग है, जो एल्वियोलाई, वो रिस्टोर हो जाती है. अगर हमने कोई डॉक्टर को नहीं दिखा, वो सीवियर हो गया तो डेथ भी हो सकती है. इज़ हाई नियोनेटल IDS दैट 20 to 30%. इन जो नियोनेटल IDS है 20 to 30% डेथ हो सकती है. स्टिल हायर इन नियोनेटल बेबीज अंडर द 1 kg. मतलब जो बेबीज़ है उनका वेट अगर 1 kg से अंदर होगा तो उनमें ये ज़्यादा केस डेथ हो सकती है. द स्टीफ लंग इन अडल्ट ARDS फेल टू रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी, सीवियर टू फेटल. स्टीफ लंग मैंने अभी बताया. स्टीफ लंग मतलब क्या, जो लंग है उनको हाइलाइन मेम्ब्रेन का कोटिंग आना, और उस कोटिंग के वजह से जो सर्फेक्टेंट का अमाउंट था वो कम हो जाना. और सर्फेक्टेंट का अमाउंट कम हो जाए तो हमारा जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो जाता है. उस कोलैप्स की वजह से जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है. और जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, बिकॉज जो कोलैप्स है वो कोलैप्स होने के बाद लंग पूरी तरफ से श्रिंक हो जाता है और वो रिस्पॉन्स नहीं देता किसी भी थेरीज को. और उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है. ओके. आज हमारे वीडियो में हमने क्या देखा, ARDS देखा. सो ARDS की डेफिनेशन देखी, फिर उसके टाइप देखे, टाइप के बाद इटियोलॉजी, पैथोलॉजी और कॉन्सिक्वेंस देखे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में. ओके, थैंक यू.